अब देखो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को हमें बहुत इलॉबरेट वे में करना था, हमने कर लिया। अब जो तीसरा प्रोसेस आएगा, हाँ जी, जो हम तीसरा प्रोसेस करेंगे वो है बेटा सुनो, आइसो कोरिक प्रोसेस। इसमें ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। सुनो तो सबसे पहले ये समझिए आइसो कोरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसो मतलब सेम, बेटा कोरिक मतलब कोर होता है, कोर मतलब वॉल्यूम। अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम सेम रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस तो ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा बॉडी का, मतलब गैस का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर एक चीज बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं? अगर वॉल्यूम सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। हाँ, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? पी डेल वी होता है कि नहीं होता है? अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब एक चीज याद रखिए, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है तो जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? वर्क डन जीरो होता है। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल यू। अगर वर्क डन जीरो हो रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस में तो जितनी भी आप हीट दोगे वो पूरी किस में जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगी। जाएगी कि नहीं? तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, तो आप क्या कहोगे? इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट आप प्लस क्यू होगा तो प्लस डेल यू होगा, प्लस माइनस यू होगा, माइनस क्यू होगा तो माइनस डेल यू होगा। मतलब एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका पिस्टन मूव नहीं कर सकता, जब भी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर पिस्टन मूव नहीं करेगा मतलब वहीं का वहीं पर है, तो जितनी हीट सप्लाई करोगे उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर हीट वो रिलीज कर देगा बाहर तो जितनी हीट आपने रिलीज कर दी इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। तो प्लस क्यू होगा तो प्लस डेल यू होगा, माइनस क्यू होगा तो माइनस डेल यू होगा। क्लियर है? चलिए करो जल्दी से। आइसोकोरिक हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद चौथा प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो यार, आइसोबैरिक प्रोसेस में तो कुछ भी जीरो नहीं होना है। मैं फिर बताता हूँ, मेन हमें आपको दो आइस एडियाबैटिक आइसोथर्मल बहुत अच्छे से करने थे जो हमने किए हैं, वर्क डन निकाला, उसकी इक्वेशन बहुत कुछ था। ये ऐसे हैं कि ठीक है, इनके पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। अब देखो आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं। जब हम आइसो प्रो, प्रो बैरिक की करते हैं तो सबसे सब पहले समझो, आइसो मतलब सेम, बैरिक मतलब बार से बना है। बार मतलब वॉल्यूम होता है। बार ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट यूनिट वॉल्यूम प्रेशर का है। तो बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। तो बैरिक मतलब प्रेशर, ऐसे समझ लो। मतलब एक ऐसा प्रोसेस, सुनो ध्यान से, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा। देन सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पता कुछ भी जीरो नहीं होगा, ना तो क्यू जीरो होगा, ना डब्ल्यू जीरो होगा, ना डेल यू जीरो होगा। तो अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस में करें तो वर्क डन क्या होगा? पी डेल वी। ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्यू दी, किस किस में गई? वर्क डन में और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। कुछ भी यहाँ कुछ जीरो नहीं होगा। तो बस ऐसे इक्वेशन लिख लीजिए और इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, करिए। नेक्स्ट प्रोसेस सुनो। तो ये हमारे सारे प्रोसेस हो गए। अब देखो, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स खत्म है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स शुरू करेंगे। लेकिन फायदा ये है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में बस कुछ ही चीजें पढ़नी है। एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं ये पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस पढ़नी है। और बेटा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशंस होंगी वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ हो जाएंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो लिमिटेशंस हैं, वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट हैं। तो चलिए हेडिंग लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस देखेंगे। लिमिटेशन मतलब क्या होता है बेटा? जब आप कोई सा भी लॉ पढ़ते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ गए ना? समझ गए ना? कोई सा भी जब आप लॉ पढ़ते हैं तो वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ खामियां रह गई फर्स्ट लॉ को देने में? फर्स्ट लॉ क्या था कि जितनी आप हीट देते हो वो दो चीजों में, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाती है। ये था कि नहीं? अब सुनो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। अब एक मिनट समझो,
जब हम फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस पढ़ते हैं बेटा, तो दो लिमिटेशंस थे, सुनो आप ध्यान से सुनना। पहला लिमिटेशन सुनो, फर्स्ट लॉ क्या था, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल यू, जितनी आप हीट देते वो दो चीजों में जाती। मान लो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है, मतलब इंटरनल एनर्जी में कुछ नहीं जा रही, तो पूरी हीट किस में जाएगी, वर्क डन में। तो अगर मैं ये देखूं कि इंटरनल एनर्जी चेंज में कुछ भी नहीं जा रही है हीट, तो आपकी जितनी भी हीट है वो किस में जाएगी, वर्क डन में। तो आप इससे ये भी कह सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो कहता था, थर्मोडायनेमिक्स कहते ये था कि Q से वर्क डन करा लो और वर्क डन से Q प्रोड्यूस करा लो, मतलब वर्क करोगे तो हीट पैदा हो जाएगी, हीट से वर्क करा लो, यही तो था। मतलब ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर आपके पास जितनी हीट होती है उतना वर्क डन, 100 जूल हीट है, 100 जूल वर्क करा सकते हैं, और 100 जूल अगर वर्क कर दोगे तो 100 जूल हीट पैदा हो जाएगी। बेटा अब इसमें से एक तो सच है, एक झूठ है, याद रखो। अगर 100 जूल वर्क करोगे तो 100 जूल हीट पैदा तो हो जाएगी, मतलब टोटल हीट कैन बी कन्वर्टेड टू टोटल वर्क, सॉरी टोटल वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू टोटल हीट, ये पॉसिबल है। लेकिन वर्क से सॉरी, ये मैंने, अरे यार ये लिखा था यहाँ, सॉरी, एक मिनट बैक कर देते हैं। देखो वर्क से हीट तो करा सकते हैं पैदा, ये पॉसिबल है, लेकिन जितनी हीट 100 जूल हीट से 100 जूल वर्क नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। बेटा हमारे जो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स होते हैं, ये क्या है, हीट इंजन होते हैं। इनमें क्या जलता है, हीट पैदा होती है, किससे, फ्यूल से। फ्यूल क्या है, डीजल या पेट्रोल। डीजल या पेट्रोल डाला, उसने हीट पैदा की, हीट इंजन है। इंजन क्लच गियर जो सुना होगा आपने, ब्लॉक एंड पिस्टन सिस्टम होता है। तो जो हीट है, हीट से वर्क होता है, समझ गए ना, पिस्टन मूव किया वो रोटेशन में आ जाता है। तो आपने एक चीज गौर की कभी, कि कोई सा भी हीट इंजन देख लीजिए, कोई सा भी व्हीकल देख लीजिए, एक इसमें जिसको आप साइलेंसर कहते हैं, मतलब हम उसको साइलेंसर बेसिकली, वो साइलेंसर नहीं होता, वो एग्जॉस्ट, क्या कहते हैं उसे, एग्जॉस्ट ट्यूब कह सकते हैं। मतलब उससे क्या होता है, सुनो यार, आप कोई सा भी देख लो हीट इंजन, सब में एग्जॉस्ट ट्यूब होता है, एग्जॉस्ट पाइप है। होता क्या है, 100 जूल हीट पैदा हुई फ्यूल से, 100 जूल हीट से 100 जूल वर्क नहीं होता है। कितना वर्क होता है फिर, मान लो 60 जूल वर्क हो गया, 40 जूल हीट कहां गई, वो एग्जॉस्ट जो पाइप है उससे बाहर निकल जाती है, समझ गए। 100 जूल हीट पैदा हुई, वर्क क्या 100 जूल होता है उसमें, नहीं, 60 जूल या 70 जूल वर्क हुआ, वो तुम्हारी गाड़ी की एफिशिएंसी पे बेस्ड है, समय पे सर्विस हुई हो वो, और फिर धुआं निकलता है। धुआं क्या है, हीट, जो बची हुई हीट है वो किससे निकल जाती है, फिर केतन ने सोचा, सर ने बताया था ये वेस्ट हो रही है 30 जूल हीट। इनने क्या किया, अपनी गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप था उसे बंद कर दिया। बताओ, निकाल रखा, लेकिन बंद थोड़ी ना किया, बंद मतलब उसको पैक कर दिया कि ये हीट ना निकल पाए। अब 100 जूल से 100 जूल वर्क हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट होगी, नहीं होगी ना। मतलब क्या हुआ, अलीशा क्या हो गया बेटा, हाँ हाँ बेटा बताओ, चलाई आपने, एक्टिवा चलाती हो, स्कूटी पहले से, फिर क्या हुआ, गिर गई एक आध बार फिर नहीं चलाई। तो बेटा अगर आप वो एग्जॉस्ट पाइप बंद कर दो, जैसे साइलेंसर कहते हैं, स्टार्ट ही नहीं होगी। केमिस्ट्री में आपने सुना होगा कि बहुत बार हम रिएक्शन ऑन पेपर तो लिख देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल फीजिबल रिएक्शंस कहते हैं, कि सिर्फ ऑन पेपर लिखने से रिएक्शंस थोड़ी ना हो जाती है, लैब में जाके जो रिएक्शंस हैं वो फीजिबल रिएक्शंस होती हैं। ऐसे बेटा फिजिक्स में फीजिबल प्रोसेस होते हैं, कि हमने, हमारे कहने से थोड़ी ना है कि हम सीधा कहते हैं कि पूरे क्यू से पूरा वर्क डन हो रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल रियल लाइफ में हो रहा होता, तो जितने भी आपके टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स होते, किसी में भी एग्जॉस्ट पाइप या पंप, सॉरी एग्जॉस्ट पाइप नहीं होता, मतलब कोई धुआं बाहर नहीं निकलता, जितनी हीट थी पूरी वर्क डन में चली जाती। इज इट पॉसिबल। जिस दिन ऐसा पॉसिबल हो गया कि जितना इनपुट हीट दी पूरी वर्क डन में चली गई, तो आपका जो इंजन है वो 100% एफिशिएंट इंजन है, जिसकी एफिशिएंसी 1 या 100% है, आप आइडियलिस्टिक हीट इंजन बन जाएगा, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन इन रियलिटी। समय के साथ हुआ क्या है, समय के साथ ये हुआ है बेटा कि नींद आती रही, हाँ झोंका लगता गया, नींद आती गई,
क्या बेटा? हाँ, रात को सोए नहीं, जाने किसकी याद में, वो पता नहीं। प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल की याद में। हाँ, किस चीज का प्रैक्टिकल था? केमिस्ट्री। गुड बेटा। जो नहीं पढ़ते उनका तो यही रहता है ना ध्यान, उन्हें प्रैक्टिकल देने थोड़ी ना जा रहे वो। गुड। नहीं कुछ, पहले मैं बंद कर लूं फिर बताता हूं। सुनो अब। हाँ, ए यहाँ सुनो। हाँ, क्या क्या था, कहाँ थे हम? हाँ, हीट इंजन समझ गए। तो आप कभी ऐसा एग्जॉस्ट पंप, तो आप समझ गए कभी ऐसा हीट इंजन बन ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल। अच्छा और सुनो, ओए, जिस दिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल हो गया कि पूरे क्यू से पूरा वर्क डन हो जाए, उस दिन पता, फिर हमें हमें फ्यूल की आवश्यकता, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं है। फिर तो हमारे हीट इंजन पता कैसे चलेंगे? फिर ओपनेबल हीट इंजन आएंगे, खुले हुए हीट इंजन। इंजन खुला हुआ है क्योंकि वो सिर्फ, फिर पता क्या होता है, अभी क्या होता है, हम बहुत सारी हीट देते हैं, जब वो इनिशिएट होता है थोड़ी सी हीट वर्क डन में कन्वर्ट होती है और बची हुई क्या निकल जाती है बाहर। समझ गए? फिर क्या होगा, थोड़ी सी हीट दी, थोड़ा सा वर्क डन करा लिया, फिर वो जो हीट है वो फ्यूल से नहीं देनी पड़ेगी। वो कहां से मिल जाएगी आपको? जो रूम टेम्परेचर है ना, गर्मियां हैं 30-35 डिग्री सेल्सियस से, ओपन इंजन है, उसने हीट एब्जॉर्ब की, गाड़ी चलती जा रही है। फिर तुम हमेशा कोशिश ये करोगे कि गर्मी सर्दियां कभी आई नहीं, गर्मी हो, क्योंकि देखो बिना फ्यूल के गाड़ी चल रही है। शिप शिप भी ऐसी चल जाएगी बेटा। शिप जो है वो वहां की जो सी से जो एनर्जी है उससे चल सकती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होगा। नेवर इट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि मैंने तो बताया था फिजिक्स में आइडियलिस्टिक नहीं होता कुछ। इसलिए मैं कहता हूं कभी अपने आइडियल मत बनाइए, क्योंकि आइडियलिस्टिक कुछ कंसेप्ट होता ही नहीं है। समझ गया ना? देयर इज नो आइडियल्स बेटा। ठीक है? नो 100% एफिशिएंट, कोई इंसान 100% एफिशिएंट, हम तो इंसान है, मशीनें जब नॉन लिविंग थिंग 100% एफिशिएंट नहीं है तो इंसान कहाँ से हो जाएगा? कहो, इसलिए स्वाभाविक है कम नंबर रह जाते हैं, इंसान है। अब सुनो, तो चलो ये पहला लिमिटेशन देखो, क्या लिखोगे? पहला लिमिटेशन क्या है? होल ऑफ द हीट, होल ऑफ द हीट cannot be converted totally into work। पूरी हीट से पूरा वर्क नहीं करा सकते। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। उनने कहा था करा सकते, लेकिन इनने कहा नहीं करा। अब ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये बेटा दो लोगों ने मिलके कहा था, एक कैल्विन प्लैंक, दो साइंटिस्ट थे, कैल्विन और दूसरे थे बेटा प्लैंक। इसको कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं। या जितने भी हीट इंजन है वो इसी बेस पे बने हैं बेटा। इसके बेस पे क्या बने हैं? या इसी को आप क्या कहोगे? दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ, किसका फर्स्ट स्टेटमेंट है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। समझ गए? दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट होल ऑफ द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टोटली इनटू होल ऑफ द वर्क। मतलब पूरी हीट से पूरा वर्क डन नहीं करा सकते। सम ऑफ द हीट विल बी इजेक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है? कहां जाएगी वो हीट? सिंक के पास जाती है। कहां जाती है? सिंक। सिंक कहां? हमारे घरों में किचन में सिंक होता है। सिंक में क्या जो बचा कुचा है वही तो रखते हैं, इसलिए उसको सिंक कहते हैं। मतलब जो हमारी टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आपका सिंक है, और हीट इंजन है, जो इंजन है वो सोर्स है, और जो इंजन क्लच गियर चल रहा है ईसीजी, समझ गए, वो हमारा वर्किंग सिस्टम होता है। ठीक है? लिख लिया बेटा? लिख ले। अब सुनो दूसरा लिमिटेशन क्या है बेटा। चलो, हाँ, ये बताएंगे। अलीशा के साथ कौन बैठी? क्या नाम है इसका? नंदिनी देवी। नंदिनी देवी, बहन नंदिनी देवी। नहीं, अब चुनाव ना लड़ेंगे आगे जाके ऐसे। नंदिनी को चुनाव चिन्ह किताब पे वोट दे के विजय बनाए। किताब किताब हो गया। हाँ बेटा। अब सुनो बेटा, नंदिनी बाहर का टेम्परेचर है 40 और यहाँ का टेम्परेचर है 30। ठीक है? बताओ हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी?
30 से 40, मतलब बाहर से अपने आप आ जाए, कुछ तुम्हें करना पड़ेगा कि अपने आप आ जाएगी हीट, अंदर आ जाएगी। और बाहर का टेम्परेचर है 10 और अंदर का है 30, तो कहां से कहां हीट फ्लो करेगी। मतलब आपको पता है हीट फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में अपने आप हो जाती है। अब क्वेश्चन दूसरा है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हीट ट्रांसफर की कोई बात नहीं की। मतलब फर्स्ट लॉ, देखो जब बात नहीं की मतलब फर्स्ट लॉ के हिसाब से हीट ट्रांसफर कहीं से भी कहीं हो सकती है, मतलब हाई टू लो भी हो सकती है और लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर भी हो सकती है। लेकिन इसमें से एक बात गलत है, अंदर का टेम्परेचर 10 है, बाहर का टेम्परेचर 30 है। बताओ ऐसा हो सकता है कि बाहर की जो अंदर का 10 है यहां से और हीट बाहर चली जाए, अंदर का 5 हो जाए और बाहर का 35 हो जाए? इज इट पॉसिबल? मतलब लो टू हाई फ्लो हो जाए हीट, इज इट पॉसिबल बेटा? है, लेकिन अपने आप नहीं है पॉसिबल। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। हमें एसी लगाते हैं, देखो एसी क्या करता है, सुनना ध्यान से। ये एसी है, एयर, एसी का फुल फॉर्म पता है? एयर कंडीशनर कहते हैं। बालों में कंडीशन करते हैं, कंडीशनर क्यों लगाते हैं? अपने मन माफिक बालों को जैसा करना है वैसा करने के लिए कंडीशनर लगाते हैं, करते ना। तो सुनो, एयर पे भी हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से एयर को कंडीशन करेंगे। कंडीशन मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। सुनो, ये तुम्हारा एसी रखा है, सुन लो ध्यान से, कुछ ना कर पाए तो मैकेनिक बन जाओगे एसी की आज, अगर ये समझ में आ गया। यहाँ देखो, हाँ ये देखो एसी रखा है, ए ये कमरा है तुम्हारा अंदर, ये तुम्हारा रूम है, ये एसी है, ये एसी का पाइप है और ये बाहर उसका एक्सटर्नल यूनिट रखा है। सुनो, बाहर टेम्परेचर है 40, गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है। अंदर तुमने टेम्परेचर कर दिया 20, तुम चाहते हो यहां 15 हो जाए और वहां ये हीट चली जाए। क्या करेगा एसी? सुनो क्या करता, कमरे की, सुनना, ये कमरे की हवा है, कमरे में जो हवा है अगर उसकी गर्माहट खींच लो तो हवा कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो ये एसी यही तो करता है, जो हवा थी उसकी गर्माहट खींच ली और उस गर्माहट को कहां फेंक दिया? बाहर। और हवा कैसी आ रही है? ठंडी। अब बता रहा हूं तो सुनो, हीट जो पाइप है उसमें गर्माहट जाती है, कहां से कहां जा रही है हीट फ्लो? हाँ, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। लेकिन किस चीज के एक्सपेंस पे ये हो रहा है? क्या खर्च हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपने आप हो रहा है क्या? ये बंद कर दो इलेक्ट्रिसिटी, हो पाएगा कि ये चल रहा हो, अभी चल जाओ बेटा एसी चल जाओ, नहीं चलेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। समझ गए? आजकल बच्चा नहीं चल रहा है तो एसी तो भूल ही जाओ। 2 महीने। हाँ, समझ में आया? ए तो बताओ, ए सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ का दूसरा डिफेक्ट क्या था कि वो कह गए कि हीट फ्लो कहीं से कहीं हो सकती है, लेकिन फिर हमें पता चला कि हीट फ्लो लो टू हाई टेम्परेचर अपने आप नहीं होगी, इट कैन ओनली बी पॉसिबल ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ वर्क। ठीक है, लिखो सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लिमिटेशन, हीट एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से कहां भेजनी? टू हाई टेम्परेचर ओनली एट एक्सपेंस ऑफ, क्या खर्च करना पड़ेगा? एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जब ये पॉसिबल है। ठीक है, ये किसने बताया है? ये सुनो, ये किसने, क्लॉसियस स्टेटमेंट है बेटा, ये किसका स्टेटमेंट है? क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ले काट दे, हीट कैन फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ओनली एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। दिस इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, या इसी को क्या कहेंगे? सेकंड लॉ। अच्छा, इसके बेस पे कौन सी मशीन बनी? रेफ्रिजरेटर। तो पता है फ्रिज और एसी दोनों एक ही सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एग्जैक्टली सेम, इसलिए जो फ्रिज और एसी का जो मैकेनिक होता है वो सेम होता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ सुन लो बेटा, आपने सुना है एसी और फ्रिज में कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में गैस भरी हुई है। हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता था? यही तो होता था, अ गैस फिल्ड इन अ वेसल, यही होता था। तो व्हाट इज कंप्रेसर? द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हाँ, तो इंसान की गैस खत्म हो जाती है तो उस समय क्या है? तो अभी कहाँ, अभी तो 10 साल और जीना है।
10 ही तो बचे थे तुम्हारे, 20 मेरे थे, नहीं 20 तुम्हारे थे। अभी मेरे बच्चे हैं 60-70 साल हो रहे हैं बस। तो मोमोज चाउमीन खाओगे रोज तो क्या होगा? हाँ हाँ बताओ ये इसके बेस पे क्या बना? रेफ्रिजरेटर। बेटा अब एक चीज बताओ, इसको ये जो दिस इज सेकंड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। चलो लिखो जल्दी। अब सुनो बेटा, व्हाट इज रिवर हेडिंग लिखो, रिवर्सल प्रोसेस। देखो बेटा, मैंने आपको साइक्लिक प्रोसेस पढ़ाया था। एक रिवर्सल प्रोसेस होता है, एक साइक्लिक। रियलिटी में जो एग्जिस्ट करता है वो साइक्लिक और रिवर्सिबल नहीं करता। देखो दोनों में एक चीज कॉमन है रिवर्सिबल और साइक्लिक में, कि जहां गैस जिस अवस्था में थी आपने कुछ भी किया उसी अवस्था में वापस आ गई। साइक्लिक में भी होता था और रिवर्सिबल में ये होता है जिस अवस्था में थी गैस उसी अवस्था में उसी पोजीशन, मतलब जो इनिशियल कंडीशन थी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और मोल्स की, फाइनल कंडीशन ही वही है। लेकिन अब जब हम किसकी बात करते हैं? साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। तो सुनो यार, साइक्लिक में हम ये कहते हैं कि जैसे मान लो एक पीवी ग्राफ बनाया, एक गैस इनिशियल अवस्था में यहां थी, एक प्रोसेस से यहां तक ले गए प्रोसेस 1 से, लेकिन वापस उस गैस को जिस अवस्था में थी उसी में वापस लाए, लेकिन जाने का तरीका और आने का तरीका क्या है? दोनों अलग अलग है। हाँ या ना? है अलीशा? ये तो हो गया साइक्लिक। अब रिवर्सिबल क्या होता है फिर? नॉन साइक्लिक। वाह बेटा, साइकिल भी ना बचेगी ऐसे। अब सुनो, मैं इसमें बताता हूं साइक्लिक रिवर्सिबल कैसे होगा। आप सुनो, गैस की अवस्था ए थी, गैस को आप ए से बी तक ले गए, प्रोसेस ए से। साइक्लिक ये कहता है हमें, मतलब इससे मतलब नहीं है आम खाओ पेड़े मत गिनो, लेकिन रिवर्सिबल क्या, हम तो कहते हैं पेड़ आ गया पेड़ मत गिनो। हाँ हाँ, तो फिर गुठलियां कौन गिनता है? और तू गिनता है? हाँ तो वही तो पेड़ कौन गिनता है? और मत गिनो। 2-4 पेड़ तो खा जाएगा ये। सुनो, ए अब सुनो, एकदम तुम फेविक्विक लगा लो एकदम। हाँ अब सुनो बेटा, तो हमने क्या बताया? साइक्लिक समझ गए कि आम खाओ पेड़े मत गिनो। रिवर्सिबल ये कहता है आम भी खाने हैं और पेड़े भी गिनने हैं सारे, मतलब वही गुठलियां भी गिननी है। समझ गए? हाँ कैसे? सुनो, आप एक गैस इनिशियल अवस्था यहां थी ए में, आप एक किसी प्रोसेस से बी तक ले गए, तो जैसे जैसे मान लो एक्सपेंड कर रहे हैं तो चेंज होगी। अब सुनो, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो जैसे गए थे इनिशियल स्टेट वापस तो आनी है, लेकिन जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। जो जाते समय हुआ था आते समय एग्जैक्ट रेप्लिका वापस होगा। इज इट पॉसिबल? मतलब क्या कि अगर मैं कहूं कि एक रिवर्सल प्रोसेस हो रहा है, तो अगर आप ऐसे गए ए से बी तो वापस भी इसी तरीके से आओगे। मतलब जाते समय जो हो रहा था आते समय एग्जैक्ट रेप्लिका है। मतलब कैसे? सुनो, इसलिए रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? जैसे मान लो गैस एक्सपेंड कर रही है, ये पिस्टन है, पिस्टन मूव करेगा तो फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो फ्रिक्शन पे अगर 10 जूल वर्क किया तो जब गैस वापस आएगी तो वो क्या कह रहे हैं? एग्जैक्ट रेप्लिका वापस होना चाहिए। तो जितना वर्क डन हमने फ्रिक्शन पे किया, फ्रिक्शन उतना वर्क डन इस पे वापस कर दे। इज इट गोइंग टू हैपन इन रियलिटी? नॉट पॉसिबल बेटा। ये रियल में नहीं हो सकता, रील में हो जाता है। रील समझते हो ना? REEL। देखो रील में कैसे हो जाएगा? रील में कैसे हो जाएगा? आप एक मूवी देख रहे हैं, आप रिवाइंड करते हैं तो एग्जैक्टली अगर हीरो ऐसे मार रहा है तो फिर ऐसे ही तो हाथ वापस आता है उसका। जो हो रहा था एग्जैक्ट रेप्लिका वापस होता है कि नहीं होता है अगर रिवाइंड करते हैं? तो रील में पॉसिबल है। मतलब अब आप समझ गए व्हाट इज रिवर्सल प्रोसेस, कि जो जाते समय हुआ
आते समय उसका एग्जैक्ट क्या होगा, रेप्लिका होगा। ठीक है, तो लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन लिखो। लिखो एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड, एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिखना है एग्जाम में आए तो लिखो एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन, any process which can be made to proceed in reverse direction, by variation in the condition, by variation in its condition, such that any change, such that any change part occurring in any part of the direct process, occurring तो लिखना उस पे फिर, occurring in any part of the direct process is exactly reversed in the corresponding part of the reverse process, is exactly reverse in the corresponding part of the reverse process, part PART, corresponding part of the reverse process, reverse। अब देखो आपको जो मैंने कहा था वही शब्द है कि नहीं, कि कोई एक ऐसा प्रोसेस विच कैन बी मेड टू रिवर्स, ठीक है, विच कैन बी मेड टू रिवर्स proceed in the reverse direction by variation in its condition such that any part of the direct process, जो direct process में जो part हुआ था, it is exactly repeated or reverse, it is exactly reverse in the corresponding part of the reverse process। ये लिखा है कि नहीं, exact replica वापस होगा कि नहीं, तो बताओ is it going to happen in reality? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? आए अब मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल केस बताया, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा इसके लिए कुछ कंडीशन जरूरी होती है रिवर्सल प्रोसेस के लिए। सबसे खतरनाक कंडीशन तो यही है कि जितनी भी डिसिपेटिव फोर्सेस हैं वो जीरो होने चाहिए। बेटा देखो मैंने आपको बताया था डिसिपेटिव फोर्सेस कौन होते हैं, वो फोर्सेस जिनमें जाने में भी हमें वर्कडन करना है, आने में भी। फ्रिक्शन क्या है, डिसिपेटिव फोर्स है। विस्कस फोर्स क्या है, डिसिपेटिव फोर्स है। रेजिस्टेंस जो आगे जाके पढ़ोगे वो डिसिपेटिव फोर्स है। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन कम कर सकते हो, बहुत कम कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो डिसिपेटिव फोर्सेस जीरो नहीं कर सकते। क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा है तो वो एग्जैक्ट रेप्लिका अगर वापस होना है तो जितना वर्क डन फ्रिक्शन पे हुआ उतना फ्रिक्शन उस पे वापस वर्क डन करे। क्वेश्चन में देखो यही तो कहा है कि द प्रोसेस इज एग्जैक्टली रिपीटेड इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट विच इज नॉट गोइंग टू हैपन इन रियलिटी। तो सुनो इसकी कंडीशंस क्या हैं, लिखो द कंडीशंस विच आर रिक्वायर फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये भी बना लेना, और ये कौन सा है, ये पीवी ग्राफ है दोनों। क्या है बेटा दोनों, पिपी ग्राफ, पिपी द, हाँ जी, द कंडीशन, हाँ जल्दी जल्दी, रिवर्सल प्रोसेस की कंडीशन, चलो जल्दी लिखो, द कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्सल प्रोसेस, जल्दी। हाँ ए, दो कंडीशन जरूरी है। पहली क्या है, ऑल द डिसिपेटिव फोर्सेस कैसी होनी चाहिए, ऑल द डिसिपेटिव फोर्सेस शुड बी जीरो। डिसिपेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं पता है ना, फ्रिक्शन, विस्कस, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, बहुत से होते हैं, दो लिख लो, ये नहीं हो सकता ना। दूसरा, द प्रोसेस शुड बी डन
क्वासी स्टैटिक कंडीशन में करना है। अभी मैं समझाता हूं क्वासी स्टैटिक क्या होती है। क्वासी स्टैटिक केमिस्ट्री में सुना होगा बेटा, ये चीज समझ लो तो। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी तुमने? अच्छा पढ़ा था। क्वासी, QUASI। तुम काशी कहते हो उसे? क्वासी कहते हैं हम। तुम व्हाट इज क्वासी स्टैटिक? सुनो, एक मिनट सुनो यार। क्वासी स्टैटिक मतलब होता है जब किसी भी प्रोसेस को इनफाइनाइटली स्लोली किया जाता है तो उसको क्वासी स्टैटिक या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। मींस द प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक, मींस द प्रोसेस शुड बी डन इनफाइनाइटली स्लो। इनफाइनाइटली स्लोली किसी प्रोसेस को कर सकते हैं। मैंने देखो आइसोथर्मल में लिखा था, परफेक्टली आइसोथर्मल के लिए ये था। क्वासी स्टैटिक मतलब व्हेन द प्रोसेस इज डन इनफाइनाइटली स्लोली देन सच प्रोसेस आर कॉल्ड क्वासी स्टैटिक। मतलब लगता है कि स्टैटिक है लेकिन सच में स्टैटिक नहीं है, मूव तो कर रहा है लेकिन इतनी स्लोली। अच्छा क्यों जरूरत है क्वासी स्टैटिक की? क्योंकि सुनो, अगर आप चाहते हो कि आपका एक प्रोसेस, सुनना, रिवर्सिबल है, तो यार देखो अगर हीट बाहर चली गई तो वापस नहीं आ सकती। तो हम चाहते हैं हमेशा जो प्रोसेस हो वो थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, ना तो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग हो ना कुछ हो। वो जब भी पॉसिबल है, थर्मल इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल है? ना तो हीट अंदर जा पाए ना बाहर जा पाए, मतलब टेम्परेचर चेंज ना हो गैस का। जब प्रोसेस बहुत स्लोली आप करते हैं, तो मैंने बताया था हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग का इतना ज्यादा समय मिल जाता है कि ना तो टेम्परेचर बढ़ता है अंदर का और ना बाहर का। तो आपको क्यों चाहिए, क्यों आप चाहते हो कि आपको प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लोली करना है? टू मेंटेन क्या मेंटेन रखना है? बोलो यार। थर्मल एंड टू टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, समझ गए? थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए। आगे लिखो बेटा, इसके दो तीन एग्जांपल लिखो रियल लाइफ में कहां आपको देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम खत्म ना हुआ, खत्म समझता है कि तप्पल ताते तम दो दे। बेटा सुनो आप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर हट चुका है तो रिवर्सिबल प्रोसेस का पहले क्वेश्चन नहीं आता था, अब इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इलॉबरेट वे में पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स लिखो। ए एग्जाम्पल्स, पहला लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 लिखिए, इनफाइनाइटली स्लो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। इनफाइनाइटली स्लो, एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं इसके। इनफाइनाइटली स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों हैं बेटा, आगे पीछे करके लिख ले। ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब इनफाइनाइटली स्लोली किसी गैस का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन होता है तो वो 99.9% रिवर्सल प्रोसेस हो जाता है। पहला। दूसरा लिखो, लिखो जल्दी, दूसरा एग्जाम्पल लिखो बच्चों। दूसरा लिखो, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एक्सपेंशन, the process of gradual expansion or contraction of elastic spring, और कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन कुछ भी लिख लीजिए। इलास्टिक स्प्रिंग का जब ग्रेजुअल एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है तो वो भी होता है। तीसरा लिखो, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस रिवर्सिबल होता है, आयंस डिस्चार्ज हो जाती हैं फिर चार्ज हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस।
चलो लास्ट पॉइंट लिखो, मतलब लास्ट हेडिंग लिखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। 2 लाइन होगी, बट डेफिनेशन लिखो, खत्म है। लिखो ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिखो इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल। खुद डेफिनेशन में, एनी प्रोसेस विच कैनॉट बी रिट्रेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस बेटा, रिवर्सिबल का उल्टा इरिवर्सिबल। irreversible process, any process which cannot be retraced in the reverse direction, which cannot be retraced, which cannot be retraced in the reverse direction exactly। exactly लिखना जरूरी है, मतलब exact replica नहीं हो पा रहा है। the process which cannot be retraced in the reverse direction exactly are called irreversible process। हाँ, are called irreversible process। एग्जाम्पल लिख लो 2-3 बस। लिखिए 2-3 एग्जाम्पल लिखिए। पहला लिखो, अब जो भी है, जैसे वो नमक घुल जाना, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। डिसॉल्विंग इन लिख लो या डिसोल्यूशन लिख लो। डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या फिर से बना सकता है? एग्जैक्टली रेप्लिका होता है, पागल। कैसे होता बता? रस्टिंग ऑफ आयरन फिर से बना लेगा स्टील का, ये भी होता है पूरा वापस। अरे एग्जैक्ट रेप्लिका कहाँ होता है यार? ए जल्दी लिखो, रस्टिंग ऑफ आयरन दूसरा, नंबर 3। रस्टिंग ऑफ आयरन दो, चला सही चला। नंबर 3 क्या बताया था? तीसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। चौथा लिख लो, सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस। सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस।